हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग जानेंगे अशोकास धम्मा के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धम्मा। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स, मेन प्रिंसिपल्स क्या है अशोकास धम्मा के। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ स्प्रेड। जो अशोकास धम्मा है वो उन्होंने उसको स्प्रेड कैसे किया फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन पीरियड में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज होती थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लाइफ ऑफ अ पीपल। जब मौर्यन एम्पायर था इस टाइम पे पीपल की लाइफ कैसे गुजरती थी, पीपल अपने लाइफ को कैसे गुजारते थे, इसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे एंड ऑफ एम्पायर। ये जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, मौर्यन एम्पायर है, उसकी अंत कैसे हुई, वो खत्म कैसे हुआ। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं अबाउट द अशोकास धम्मा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धम्मा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अशोकास धम्मा। अशोका धम्मा का मीनिंग क्या होता है। ये जो धम्मा शब्द है ये प्राकृत शब्द है जो कि कहां से लिया गया है, संस्कृत टर्म से लिया गया है। इसका मतलब होता है धर्म, ये धर्म से रिलेटेड है। इट मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, रिलीजियस ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटीज को दिखाता है। इट एम्फसाइजेस ऑन नॉन वायलेंस, चैरिटी, मर्सी, ट्रूथ, टॉलरेंस एंड प्योरिटी। इन सभी को ये दिखाता है। नॉन वायलेंस, कोई भी हिंसा ना हो, चैरिटी, मर्सी, ट्रूथ, टॉलरेंस, इन सभी चीजों को ये एम्फसाइज करता है, इन सभी चीजों को ये दिखाता है। इसके बाद इट डिड नॉट इन्वॉल्व इन वर्शिप ऑफ गॉड। ये गॉड को पूजने की तरफ ये इशारा नहीं करता। और द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, या फिर सेक्रीफाइस को ये नहीं दिखाता। अशोका फेल्ट दैट लाइक अ फादर, फादर के जैसे ही किंग का भी ड्यूटी होता है। द किंग हैज ऑल्सो अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, कि वो अपने ड्यूटीज को, अपने सब्जेक्ट को लोगों को बताए, लोगों को अपने टीचिंग्स को दे। इसके बाद हिज आइडिया ऑफ धम्मा वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज। उसके धम्मा के जो आइडिया था वो ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता था। एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट इंस्पायर्ड बाय द नोबल टीचिंग ऑफ बुद्धा, जिसमें क्या इंक्लूडेड था, जो भी बुद्धिज्म, जो बुद्धा की टीचिंग्स थे वो इंक्लूडेड थे। तो इट्स ऑल अबाउट द अशोकास धम्मा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव। इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो अबाउट द ऑब्जेक्टिव, देयर वेयर मैनी प्रॉब्लम्स इन द एम्पायर। इस एम्पायर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व, जिसको अशोका जो है वो सॉल्व करना चाहता था। कैसे, उसने धम्मा को इंट्रोड्यूस करके। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस। पीपल जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस को फॉलो करते थे, सबका धर्म जो था वो अलग अलग था। इसके अलावा दिस समटाइम्स लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट, इससे क्या होते थे, लोगों के बीच में लड़ाइयां होती थी। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स वेयर सैक्रिफाइस, बहुत सारे एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था। इसके बाद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेयर इल ट्रीटेड बाय देयर मास्टर्स, जो भी लोग एज अ स्लेव काम करते थे उसके मास्टर उन लोग को अनट्रीट करते थे, बहुत ही दुर्व्यवहार उन लोग से किया करते थे। इसके बाद देयर वेयर क्वेरल्स इन द नेबर्स, आपस में जो नेबर्स होते थे उनके बीच में क्वेरल्स, उनके बीच में बहस हुआ करती थी। ये सब प्रॉब्लम्स को अशोका वो है उधर धम्मा के जरिए सॉल्व करना चाहते थे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अबाउट द मेन प्रिंसिपल ऑफ द धम्मा। धम्मा के मेन प्रिंसिपल क्या क्या थे। तो द मेन प्रिंसिपल ऑफ द धम्मा वाज एज फॉलोज, एवरीवन शुड फॉलोज अहिंसा, सभी को अहिंसा फॉलो करना चाहिए, किसी को भी लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके बाद नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग बींग्स, पूरे लिविंग बींग्स में नॉन वायलेंस होना चाहिए। नो एनिमल शुड बी स्लॉटर्ड और सेक्रीफाइस, किसी एनिमल को हार्म नहीं करना चाहिए, उनको किल नहीं करना चाहिए। इनका जो ऑब्जेक्टिव था धम्मा के थ्रू वो यही था। इसके बाद पीपल शुड बी जेंटल विथ स्लेव, मतलब जो भी स्लेव्स हैं, जो भी गुलामी करते हैं उन लोग से पीपल को जेंटल होना चाहिए। और एंड द सर्वेंट, सर्वेंट से भी जेंटल होना चाहिए। दे शुड बी ट्रूथफुल, वो ट्रूथफुल होने चाहिए। चैरिटेबल एंड काइंड, काइंड भी होने चाहिए। इसके बाद पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, पीपल्स को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके बाद पीपल शुड ट्रीट ऑल क्रिएचर्स विथ कंपेंसेशन, पीपल शुड गिव गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, पीपल को, ब्राह्मण्स को और मॉन्क्स को गिफ्ट वगैरह देने चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, सभी को अदर रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। और इसके साथ साथ इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन्स और क्रिटिसाइज अदर, मतलब दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन्स एंड रिस्पेक्ट इट, मतलब एक रिलीजन को दूसरे के आइडियोलॉजी को भी समझना चाहिए और उसकी रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी, पीपल को शांति के साथ, पीस एंड हार्मनी के साथ रहना चाहिए। और इसके अलावा पीपल परफॉर्म अ वेराइटीज ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज ऑन द ओकेजन ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड वेडिंग, पीपल जो है वो चाइल्ड बर्थ हो गया, वेडिंग हो गया, इसमें अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियंस। इसके बाद बट ऑल दीज सेरेमनीज आर वर्थलेस, दे शुड फॉलो धम्मा themselves and read it all in directions, लेकिन ये सब जो सेरेमनीज होते हैं इसके साथ साथ जो धम्मा की आइडियोलॉजी है उसको भी लोगों को फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब ये जो धम्मा था वो कैसे स्प्रेड हुआ, इसको अशोका ने कैसे स्प्रेड करवाया, तो उसको हम लोग देखते हैं। अशोका एडप्टेड द फॉलोइंग मीन्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, उन्होंने फॉलोइंग मीन्स को एडप्ट किया। क्या क्या मीन्स है इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धम्मा महात्मास, अशोका ने एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जिसका नाम क्या था, धम्मा महात्मास। दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह में जाते थे, टीचिंग पीपल अबाउट द धम्मा, और पीपल्स को इस धम्मा के बारे में पूरा आइडियोलॉजी इसकी समझाते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ही सेंट मैसेजेस टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मास एंड बुद्धिज्म टू डिफरेंट कंट्रीज सच एज ग्रीस, उन्होंने दूसरे कंट्रीज में भी फैलाया था इसको। कौन कौन से कंट्रीज, सच एज ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया एंड श्रीलंका। ही सेंट, इसने और क्या किया, ही सेंट हिज सन, अपने सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्र टू श्रीलंका। लोग देखते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड, जो अशोका के धम्मा है उसके स्प्रेड कैसे हुआ, वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे स्प्रेड हुआ। तो ही सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड his ideas and about Dhamma Buddhism to different countries, उन्होंने अपने मैसेंजर्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में भेजा। सच एज कौन कौन से कंट्रीज में, तो ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज में भेजा। ही ऑल्सो स्पेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्र टू श्रीलंका, इन्होंने अपने सन को और अपने डॉटर को श्रीलंका में भेजा तो स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म, ताकि वो बुद्धिज्म का मैसेज जो है वो दूसरे कंट्रीज में भी, श्रीलंका में भी पहुंचा सके। इसके बाद ही बिल्ड रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस एज वेल एज डग वेल्स, उन्होंने बनवाया क्या क्या, रोड्स को बनवाया, रेस्ट हाउस बनवाया, इसके साथ साथ जो फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर उन्होंने डग वेल्स को भी बनवाया था। इसके बाद ही अरेंज्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवाया एज वेल एज ह्यूमन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, दोनों के लिए अवेलेबल करवाया। इसके बाद अशोका सेट अ पर्सनल एग्जांपल स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, अशोका जो थे वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे धम्मा को, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। थ्रू दिस ही इंस्पायर्ड अदर टू डू सेम, और उन्होंने दूसरों को भी इंस्पायर किया कि धम्मा को फॉलो करने के लिए। इसके बाद ही गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, उन्होंने अपने मैसेज को रॉक्स में भी लिखवाया, पिलर्स में। ऑल्सो ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज, उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को भी इंस्ट्रक्ट किया कि उसके मैसेज को रीड करें। टू दोज हु कुड नॉट रीड देमसेल्फ, जो लोग खुद से नहीं पढ़ सके उन लोग को भी वो पढ़ के बताए इसके इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन द गाइडलाइन फॉर गुड गवर्नेंस एंड गिवन बाय द चाणक्य। इस एडमिनिस्ट्रेशन को किसने दिया था, तो चाणक्य ने दिया था इन द अर्थशास्त्र, जिन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र को, उसमें लिखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है डिस्क्रिप्शन, इन अर्थशास्त्र द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज में भी था और इन द एडिक्ट ऑफ अशोका के एडिक्ट में भी था। गिव डिटेल अकाउंट ऑन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन,
पूरे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौर्यन गवर्नमेंट है वो कैसे रन होगी, इन सभी में पूरे मेंशन थे। इसको हम लोग एक एक पॉइंट से देखते हैं। तो सबसे पहले इट हैड फॉलोड द मेन प्रिंसिपल, पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज पाटलिपुत्र। अब मौर्यन एम्पायर का कैपिटल कौन सा सिटी था, तो ये पाटलिपुत्र था, ये बेसिक है। इसके बाद द एरियाज अराउंड द पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, मतलब पाटलिपुत्र को डायरेक्ट एम्पायर कंट्रोल करता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरिया आर एज फॉलोज। अब इसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है, फीचर्स वो देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स है द ऑफिशियल टू कलेक्ट फ्रॉम इन अपॉइंटमेंट ऑफिशियलिस्टन एंड ट्रेडर्स, मतलब ऑफिशियल जो भी टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया सबसे पहला, ताकि जो गवर्नमेंट है वो आसानी से रन कर सके। इसके लिए ऑफिशियल अपॉइंट हुए ताकि लोगों से टैक्सेस कलेक्ट हो सके। नेक्स्ट, ऑफिशियल कुड पनिश दोज हु डिसओबेड, मतलब जो टैक्सेस नहीं देंगे या कुछ डिसरिस्पेक्टफुल लोगों का व्यवहार करेंगे तो उसको डायरेक्टली पनिश किया जा सकता है। इसके बाद these officials were generally given monthly the king's order। अब इन ऑफिशियल्स को कौन ऑर्डर देता था, बेसिकली जो किंग है वही ऑर्डर देगा। इसके बाद मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस वेयर केप्ट टू वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, और जो ऑफिशियल्स हैं उन लोग पे भी नजर रखने के लिए स्पाइस को अपॉइंट किया जाता था, ताकि जो गवर्नमेंट है वो एकदम इजीली रन कर सके। इसके बाद द किंग अल्टीमेटली सुपरवाइज्ड ऑल दोस ऑफिशियल विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। अब वो जो ऑफिशियल है उसको कैसे अपॉइंट करते थे, तो जो रॉयल फैमिली के मेंबर होते थे उन्हीं में से चूज किया जाता था जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को, और एंड द सीनियर मिनिस्टर्स एंड अदर प्रोविंसेस, और जो सीनियर मिनिस्टर्स है अलग अलग प्रोविंसेस के वहां से भी अपॉइंट किए जाते थे। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था उस टाइम का। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो किंग हैं वो टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल अपॉइंट करते थे, उसमें स्पाइस वगैरह भी वो लोग मेंटेन करते थे, ताकि जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों की जो गवर्नमेंट है अच्छे से रन कर सके, ऑफिशियल्स भी जो हैं वो अच्छे से अपने वर्क को परफॉर्म कर सके। अब जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो लास्ट पॉइंट है वो है The vast Mauryan Empire was divided into provinces। अब जो इतने बड़ा मौर्यन एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। अपार्ट फ्रॉम पाटलिपुत्र के अलावा ईच ऑफ दिस वेयर रूल फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल रूल, अलग अलग प्रोविंसेस से इसको रूल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से थोड़ा कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल था लोगों का, और royal princes were often sent as governors। local customs and rules were also followed। जो local customs हैं, local rules हैं, उन सभी को भी follow किया जाता था। ये था administration of the Mauryan Empire। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइफ ऑफ पीपल इन मौर्यन पीरियड। जो पीपल का लाइफ था मौर्यन पीरियड में वो कैसा था, तो पीपल की लाइफ की बात करें तो पीपल लिव विलेजेस। पीपल कहाँ कहाँ रहते थे, तो विलेजेस में, टाउन्स में और फॉरेस्ट में लोग रहा करते थे। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, उन लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, और उन लोग का जो फूड है, फूड के हैबिट्स भी अलग अलग होते थे। एंड ऑल्सो वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, और सभी की जो क्लॉथिंग स्टाइल है वो भी डिफरेंट हुआ करती थी। इसके बाद विलेजेस, मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर फार्मर्स। विलेज है वहाँ पे जो मैक्सिमम पीपल है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वो फार्मर मतलब खेती किसानी किया करते थे। इसके बाद
हु लिव्ड इन अ विलेज। उसके अलावा हर्डर्स भी होते थे, ऑल्सो लिव्ड इन अ विलेजेस, जो हर्डिंग करते थे, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टाउन एंड सिटीज, देयर वेयर वेरियस टाउन एंड सिटीज इन द मौर्यन एम्पायर, डिफरेंट डिफरेंट टाउन और सिटीज मौर्यन एम्पायर के टाइम पे हुआ करता था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वेयर कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। अब वहां का जो मेन इंपॉर्टेंट सिटीज था वो कौन कौन से सिटीज हैं, तो कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। अब पाटलिपुत्र वॉज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी, ये जो पाटलिपुत्र है वो बहुत बड़ा और लार्ज कैपिटल सिटी था। और तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। जो तक्षशिला था, तक्षशिला ये जो था ये एक रूट प्रोवाइड करता था टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया के लिए रूट प्रोवाइड करता था। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ साउथ ऑफ इंडिया। अब जो उज्जैन है वो रूट प्रोवाइड करता था कहाँ से कहाँ पास होने के लिए, फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया। इसके बाद मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन मेनली लिव्ड इन दी सिटीज। अब ये जो बड़े बड़े शहर है इसमें कौन कौन रहते थे, तो जो मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, ये सभी इन सिटीज में रहना पसंद करते थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो मौर्यन एम्पायर था वो इंड कैसे हुआ, वो कैसे खत्म हो गया। तो फॉरेस्ट hunters and the gatherer lived in these areas. People gathered forest produce and hunt animals for food. अब जो people हैं वहाँ पे क्या कहाँ कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में भी प्रीफर करते थे, वहाँ पे हंटर्स थे, गैदरर्स भी थे जो एनिमल्स को हंट करते थे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जो भी प्रोडक्ट्स उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते थे, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको दे यूज्ड एज हंटर्स और गैदरर्स भी होते थे। और इसके बाद जो मौर्यन एम्पायर इंड हुआ, इंड ऑफ मौर्यन एम्पायर हम लोग देखें तो देयर वेयर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। वो केवल एक ही फैक्टर नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है जिससे मौर्यन एम्पायर है वो डिक्लाइन हुआ। तो क्या क्या फैक्टर्स है, सबसे पहला अशोका डाइड इन 232 BC। अशोका का डेथ हुआ 232 BC में। His successor were weak and inefficient। अब उनके जो सक्सेसर थे वो ज़्यादा इफिशिएंट नहीं थे, वो उस काबिल नहीं थे। The successor were always fighting among themselves and were disunited। अब जो सक्सेसर थे वो उनमें यूनिटी नहीं थे और वो आपस में ही लड़ाइयाँ करते थे। ये था एक सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन की बात करें तो द एम्पायर वॉज सो लार्ज, इतने बड़े एम्पायर था, डेट इट वॉज नॉट ईजी टू कंट्रोल द फार फ्लंग एरियाज। मतलब जो दूर वाले एरिया है उसको कंट्रोल करना वो इतना पॉसिबल उन लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि वो लोग इनसफिशिएंट थे, वो लोग उसके काबिल नहीं थे। इसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटीज द प्रोविंशियल विसरॉयज डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। अब वहीं पे जो दूर दराज वाले इलाके हैं, कुछ इलाके वहाँ जो पीपल रहते थे वो अब अपने आप को किंगडम से अलग करके, एम्पायर से अलग करके अब अपना इंडिपेंडेंट हो गए। अब इंडिपेंडेंट होने के कारण भी जो मौर्यन एम्पायर था वो डिक्लाइन हुआ। इसके बाद अशोकास पॉलिसीज ऑफ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा मेड मौर्यन आर्मी वीक। अब अशोकास ने जो कलिंगा वार लड़ा था जिसमें अराउंड 2,50,000 जो पीपल थे उनकी डेथ हो गई थी, बहुत सारे स्लेव्स को कैप्चर कर लिया गया था। तो ये सब सफरिंग को देख करके अब उसने ये इस जो वार वाली कंडीशन है उसको अवॉइड कर दिया, जिसके कारण अब उसकी जो आर्मी है वो वीक हो गई। अब इनके वीक होने के कारण जो एम्पायर था वो डिक्लाइन हुआ और वो इनएक्टिवेट फॉर्म में हो गया, अब वो इनएक्टिवेट हो गया। इसके बाद अल्टीमेटली अब जो ईयर देखें तो 185 BC पुष्प या मित्र सुंगा अ जनरल ऑफ मौर्यन आर्मी किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर। अब जो जनरल था मौर्यन एम्पायर का जिसका नाम क्या है, जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये देखियो पुष्यमित्र शुंगा। इन्होंने क्या किया, जो लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का उसको मार दिया। क्या नाम था उसका, बृहद्रथ। बृहद्रथ को मार दिया एंड इस्टेब्लिश द शुंगा डायनेस्टी। और उसके बाद क्या हुआ, शुंगा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये था ऑल अबाउट द मौर्यन एम्पायर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।